Today I am going to explain equivalent mass. लेकिन इक्विवेलेंट मास से पहले जो कल हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था फैराडे का फर्स्ट लॉ, वो सभी बच्चों को आ गया होगा कि जो भी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो चार्ज आप पास कर रहे हैं। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इक्वल टू आई टी, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी, तो W इक्वल टू क्या हो गया ZIT। Z क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W इक्वल टू ZIT पे बात करेंगे, अगर I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड तो W इक्वल टू Z। तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है, अगर 1 एम्पियर की करंट और 1 सेकंड तक उसको पास किया जाए और 1 कूलम चार्ज उसे दिया जाए, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वही इक्विवेलेंट मास कहलाता है। थोड़ा सा मैं रिकॉल आपको करवा रहा हूँ इसलिए कि ताकि यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी सही रहे। तो उससे बाद हमने जो दूसरी चीज़ आपको बताई थी, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास भी हो गया Z। फिर एक चीज़ और आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, 1 फैराडे। 1 फैराडे की यूनिट जो मैंने बताई थी कि 1 फैराडे अपने आप में एक यूनिट है। फैराडे ने उसको डिस्कवर्ड किया, तो 1F का जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर न्यूमेरिकल में यहाँ पे अप्लाइड होगा। तो 1F इक्वल टू होता है 96,500 कूलम मोल इनवर्स, C मोल इनवर्स 1 फैराडे इक्वल टू। वो हमने कहा बताया था, ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, ये तब ऑब्टेन होता है चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है वही 1 फैराडे होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 96,500 कूलम मोल इनवर्स। तो ये चीज कनेक्टिविटी थी। आज बात करते हैं अब इक्विवेलेंट मास की, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ का बताया था, और इसके बाद जो है वो फैराडे का सेकंड लॉ आएगा। उस बीच में ये कोई टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, इनकी कनेक्टिविटी है वहाँ, इसलिए हम ये बता रहे हैं। अब इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट मास जो फाइंड होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करने पे हमारा इक्विवेलेंट मास फाइंड हो जाता है। तो जो मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 96,500 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 96,500 कूलम चार्ज को जब आप पास करेंगे तो जो मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो मास आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन समझ गए, कितना चार्ज देना पड़ेगा, 96,500 कूलम। जब इतना चार्ज आप दोगे तो जो एलिमेंट डिपॉजिट होगा, जो एलिमेंट का जो मास डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, 96,500 कूलम, मतलब 1 फैराडे। ठीक, उतना जब आप चार्ज पास करोगे तो जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट हो जाएगा वही क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट मास। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक अब आया हमारा इक्विवेलेंट मास के बाद फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ की तो बात हो चुकी, अब सेकंड लॉ पे बात करते हैं। सेकंड लॉ जो फैराडे का है वो ये है कि W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। Here W1 एंड W2 क्या है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की यहाँ पे बात हुई है। W1 और W2 क्या है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड जिसपे मास डिपॉजिट हो रहा है। W1 और W2 और इक्वल टू E1 और E2 क्या है, इक्विवेलेंट मास। E1 और E2 क्या होते हैं, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, पहले चर्चा कर चुका हूं इस पे, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, वो इक्विवेलेंट मास है। तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या होता है, E1 अपॉन E2। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है वो यही है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent mass। जो अमाउंट ऑफ
डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इक्विवेलेंट मास के। यानी W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए है और ये इक्विवेलेंट मास है। अब एक बार इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है फैराडेज का सेकंड लॉ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड होता है एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट। वो जो W1 और W2 है वो किसके इक्वल है? E1 और E2 के। यही फैराडे का क्या है? सेकंड लॉ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा ये हमको समझना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ क्या है? इट्स मीन यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? डिक्रीज होगी। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है कि जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं, द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ना, सॉल्यूशन कोई है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें आयंस जनरेट हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जो करंट को कैरी करता है, नंबर ऑफ आयन जो करंट को कैरी करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो कंसंट्रेट है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर उसको आपने डाइल्यूट कर दिया इट्स मीन उसमें और वाटर हमने मिला दिया तो उसका डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन होने से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं ना, दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे होते हैं जो कि करंट्स को कैरी करते हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं डाइल्यूशन करने पे। और यही रीजन है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, वो तो आप पढ़ चुके कि जितना कोई चीज़ को अगर हम डाइल्यूट करेंगे, कोई कंसंट्रेट है उसे अगर आप डाइल्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी क्या होती है? लेस होती है। अब बात कर रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी की। अब बात किसकी आ रही है? मोलर कंडक्टिविटी की। दोनों का वेरिएशन दिखाना है कंसंट्रेशन के साथ। मोलर कंडक्टिविटी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ग्रेटर लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला ये भी है, कप्पा इंटू वी। कप्पा यहाँ पे क्या होती है? कंडक्टिविटी। देखिए अब बात कर रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है उतना मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। या आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जितना आप किसी चीज को डाइल्यूट करेंगे ना, इंक्रीज इन डाइल्यूशन का मतलब जितना ज्यादा उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट जितना ज्यादा करेंगे उतना मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जबकि कंडक्टिविटी की केस में क्या होता था? जितना ज्यादा हम डाइल्यूट करते थे उतना कंडक्टिविटी क्या होती है? कम। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? उतनी ज्यादा बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ। ऑन डाइल्यूशन, फिर बोल रहा हूं, ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीज डाइल्यूशन कर दो, ऑन इंक्रीज डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये है। अब इसका रीजन भी दे देते हैं। दिस इज बिकॉज जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो जितना हम डाइल्यूशन करते हैं ना, वो उसके साथ वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जितना डाइल्यूशन आप इंक्रीज करेंगे उतना जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज बीन फाउंड दैट द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपनसेट बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना, ये वेरिएशन है कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन।